नमस्ते, स्वागत है आप सभी का ग्रेट मंत्रा के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, लास्ट लेक्चर में हमने केवल समास पढ़ा था और इसी श्रृंखला में आज हम पढ़ेंगे वो हमारा समास होगा अव्ययी भाव समास। जो दूसरे नंबर का समास होगा वो होगा अव्ययी भाव समास। ठीक है, तो अव्ययी भाव समास क्या होता है, इसके बारे में आज हम विस्तार से चर्चा आपसे करेंगे। तो देखो, अव्यय जो है वो ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, अव्यय हम इसके लिए ऐसे लिख लें, कोई दिक्कत नहीं होगी जहाँ तक मैं समझ। आ का अर्थ होता है नहीं और व्यय का अर्थ होता है खर्च। हम इसे परिवर्तन पढ़ेंगे पढ़े लिखों की भाषा में। ठीक है, क्योंकि हमारे जो परिवर्तन ना हो, ठीक है, खर्च ना हो, क्या शब्द हमारे जो हैं यानी कि जो पद हैं उनका खर्चा ना हो, परिवर्तन ना हो, तो वो क्या कहलाएंगे, वो कहलाएंगे अव्यय। ठीक है, और भाव माने होता है जो इसमें निहित हो, यानी इनका जो भाव है अव्यय का वो खर्च नहीं होते, इसीलिए ये अव्यय कहते हैं। और इनमें शब्दों का क्या होता है, जोड़ होता है, तो क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास ये कहलाएगा। अब ये जो समास की प्रक्रिया होती है शब्दों के बीच होती है और संधि की जो प्रक्रिया होती है वो वर्णों के बीच होगी। ये तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। अब जो संधि अभी हम पढ़ के ही आ रहे हैं, तो इसमें हम कह सकते हैं कि आ माने नहीं और व्यय माने परिवर्तन या खर्च। तो हम कह दें, ये लिख दें यहाँ पे, अर्थात जिन संस्कृत में पद बोलते हैं, हिंदी में इन्हें शब्द बोलते हैं। ठीक है, जिन शब्दों या पदों का किसी प्रकार का परिवर्तन, ठीक है, परिवर्तन, व्यय माने यहाँ परिवर्तन है, व्यय यानी कि परिवर्तन, परिवर्तन ना हो, वे अव्यय कहलाते हैं। वे शब्द अव्ययी कहलाते हैं। ठीक है, जैसे लिख दिया मैंने उपनदम। ठीक है, तो ये उपनदम है, तो ये क्या हो जाएगा, उप और नदम। सही है, तो क्या हो जाएगा, उपनदम। अब ये जो उपनदम बना, तो उप का अर्थ होता है समीप और नदम का अर्थ होता है नदी। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, नदी के समीप। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि उपनदम बराबर उपनदम, उपनादम यानी कि नदी के समीप। सही है, ऐसे लिख सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है। पूरा लिख दें साफ करके, लो, उपनदम बराबर उपनदम यानी कि नदी के समीप। तो ये जो बात हुई है, अब यहाँ पर ये उप है, यहाँ पर नदम है, तो जो उप है ये हमारा खर्च नहीं हुआ बल्कि इसी से जुड़ गया, तो ये क्या हो गया, उपनदम यानी नदी के समीप। ऐसे ही शब्द कुछ और मिलेंगे हमारे, तो ये प्रक्रिया हमने समझ ली, यानी कि अव्यय यानी कि आ माने नहीं, व्यय माने खर्च या परिवर्तन। जिन शब्दों या पदों का किसी भी प्रकार का व्यय या परिवर्तन या खर्च ना हो वो हमारे क्या कहलाते हैं, अव्यय पद कहलाते हैं। और इस प्रक्रिया को हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे उपनदम, तो उप का अर्थ हो गया समीप और नदम का हो गया नदी, तो क्या होगा, उपनदी। ये पूरा जब मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसका जो अर्थ हो जाएगा वो हो जाएगा नदी के समीप। तो उपनदम यानी कि उपनदम पूरा मिला के और नदी के समीप, ये बात हमारी हो गई। अब जो हम बात कर रहे हैं, जैसे हम यहाँ पर लिख दें प्रतिदिनम। अभी मैं और अच्छे समझाऊंगा आगे, सिर्फ थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा समझ लो। तो दिनम दिनम प्रति हो जाएगा। अभी अलग अलग हैं सब, पूरा जोड़ दिया तो क्या हो गया, प्रतिदिनम।
अब ये जो बात हम कह रहे हैं वो समझो क्या है। अब जो बात कर रहे हैं आगे इससे, तो सबसे पहले जो होगा वो ऐसे करके आप लिखेंगे कि शब्द से पहले उपसर्ग लगा हो तो वो अव्यय कहलाएगा, ठीक है। और धातु से पहले उपसर्ग लगा हो तो उसके लिए हम उपसर्ग कहेंगे। और उपसर्ग को संस्कृत में पिरादि कहते हैं। संस्कृत में पिरादि कहते हैं और इनकी संख्या कितनी है? 22 है, ठीक है। अब परिभाषा देख लो। ये सामान्य सी बात बता रहा हूँ मैं, परिभाषा में सामान्य परिभाषा ही है कि जिस समास में पूर्व पद, जिसे हम प्रथम पद कहते हैं, प्रधान का जो अर्थ है वो होता है अर्थ बताने वाला, तथा दूसरा पद तथा अव्यय हो। प्रधान यानी अर्थ बताने वाला तथा अव्यय हो तो क्या होगा? अव्ययी भाव समास होता है। ये बात हमने समझ ली। अब इसमें होता क्या है कि जो अव्ययी भाव समास है तो इसमें हम एक चीज़ और लिखेंगे, वो ये पूरा अव्ययी भाव समास की रूपरेखा चल रही है कि अव्ययी भाव समस्त पद को पद बनाने के लिए तीन कार्य आवश्यक हैं। कौन कौन से वो देखें। पहला है इसमें कि अंत में दीर्घ हो, अंत में दीर्घ स्वर हो तो क्या करेंगे? ह्रस्व करेंगे। जैसे यहाँ पे ये लिखा है उपगंगा, अब तुम ये बताओ हमें, ये जो उपगंगा हमने लिखा है तो ये जो गंगा है इसमें ये वाली चीज़ में ह्रस्व आ है या दीर्घ आ है? इसमें ह्रस्व आ है। देखो गंगा, जैसे ये जो गा है तो गा ऐसी तो है, तो ये क्या हो जाए? इसमें बड़ा आई तो है, तो ये क्या है? ये अंत में दीर्घ है, बड़ा है। फिर नेक्स्ट समझो, फिर ये नेक्स्ट कह रहा है अंत, पहला कह रहा है इसमें अंत में दीर्घ स्वर हो तो उसे ह्रस्व करें, और दूसरा कह रहा है अकारांत में माँ को जोड़ देंगे, ठीक है, माँ को जोड़ देंगे। तो ये जो प्रक्रिया, अब ये जो आ है इसने पहले कह दिया अंत में दीर्घ स्वर हो तो ह्रस्व करेंगे, तो दीर्घ हो जैसे ये जो दीर्घ है तो इसको क्या है, अभी तो ये वर्तमान में दीर्घ है तो इसे ह्रस्व कर लो, ठीक है। ये दूसरी स्टेप है, तो क्या हो जाएगा? उप और गंग हो गया, उपगंग। फिर ये क्या कह रहा है? फिर कह रहा है
अंत में दीर्घ हो तो उसे क्या करेंगे, ह्रस्व करेंगे। तो अंत में दीर्घ था, इसे ह्रस्व कर लिया। फिर ये कह रहा अकारांत में माँ को जोड़ देंगे, माँ को जोड़ देंगे। तो अकारांत भैया माँ को जोड़ो। उप गंगम। अब ये जो हमारा समास बना ये कंप्लीट हो गया, यानी उपगंगा का क्या हो जाएगा, उपगंगम हो जाएगा। ठीक है, ये दो प्रक्रिया से। फिर ये कह रहा है तीसरी बात, वो ये कह रहा है कि अकारांत में ये जो आ है, आ से भिन्न स्वर अंत में हो तो कुछ नहीं जुड़ेगा। ठीक है, क्योंकि विभक्ति का लोप हो जाता है। अब ये समझेंगे, इसने ये स्टेटमेंट दिया कि आ से भिन्न स्वर हो तो अंत में कुछ नहीं जुड़ेगा। जैसे मैं यहाँ पर लिख दूँ उपबधू, तो ये जो उपबधू है इसमें क्या कह रहा है, ये तीन स्टेटमेंट हैं कि अंत में दीर्घ स्वर हो तो उसे क्या करेंगे, ह्रस्व। तो इसे ह्रस्व कर लो तो क्या हो जाएगा, उपबधू। अब ये कह रहा है कि अकारांत में आ को जोड़ेंगे। अब ये बताओ, ये जो बधू है इसमें अकारांत है या उकारांत है। तो ये तो अंधा भी टटो के बता देगा कि जो धू है ये ऐसे करके बना है, बड़े ऊ की छोटे ऊ की पाई से। तो हमने क्या कर दिया, ह्रस्व कर दिया। तो ये छोटा ऊ की पाई है तो वो हो गई। इसने कहा है अंत में दीर्घ स्वर हो तो ह्रस्व करेंगे, तो ये जो दीर्घ था इसे ह्रस्व कर लिया। फिर ये कह रहा अकारांत में माँ को जोड़ेंगे। अब ये जो अकारांत है ही नहीं तो माँ को नहीं जोड़ेंगे, वही बात हो गई। लेकिन अगर होता जैसे यहाँ पर था अकारांत तो हमने यहाँ पर किया। फिर ये कह रहा आ से भिन्न स्वर अंत में हो तो कुछ नहीं जुड़ेगा। तो आ से भिन्न है ये, तो इसमें कुछ नहीं जुड़ेगा। तो हम कह सकते हैं उपबधू का क्या बनेगा, उपबधू बन जाएगा। तो ये हमारे तीन बातें हो गई। आगे देखो, आगे ये कह रहा है कि अव्ययी भाव समास में सह के स्थान पर क्या हो जाता है, सा हो जाता है। ये भी चीज़ समझ लो, सह के स्थान पर क्या हो जाता है, सा आदेश हो जाता है। अब जो मैं लिखने वाला हूँ वो समझो क्या है। अब एग्जाम्पल सीधे लिखते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, इस तरफ जो मैं लिखूंगा वो मैं लिखूंगा समस्त पद, और इसके लिए हम विग्रह पद भी कहते हैं। और इस तरफ लिखूंगा वो मैं लिखूंगा सॉरी ऐसे करो सर। इस तरफ जो मैं लिखूंगा वो लिखूंगा
समास विग्रह, या इसी के लिए हम विग्रह पद कहते हैं। और इस तरफ जो मैं लिखूंगा वो लिखूंगा समस्त पद, या इसके लिए हम सामासिक पद कहते हैं। ठीक है, तो जैसे अब वो 3 स्टेटमेंट जो लिखे हैं वो याद करेंगे। ठीक है, जैसे तो इस तरफ मैं क्या लिख रहा हूँ, इस तरफ समास विग्रह यानी जो टुकड़ों में है जो शब्द वो लिखूंगा, इस तरफ पूरा लिखूंगा। ठीक है, इसे समस्त पद या सामासिक पद कहेंगे, इसे समास विग्रह या विग्रह पद कहेंगे। तो उसने बताया लताया और लताया और सादृश्यम। ठीक है, तो इस तरफ मेरा पूरा ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा सालतम। ठीक है, अब ये कैसे बना वो हम ज़रा समझते हैं। ये जो लताया है और ये जो सादृश्यम है, अब सादृश्य जो है तो सादृश्य का हमने क्या किया, ये क्या बोलते हैं, इनके रूप चलते हैं सप्तमी विभक्ति में। तो लता, लताया और लतम बन जाएगा इसका, और जो सादृश्यम है इसका हो जाएगा सा, क्योंकि जो सा है वो अपने आप में क्या है, ये अपने आप में एक अव्यय है। क्या है, अव्यय है। तो लताया का क्या बन जाएगा, वो पूछेगा लताया सादृश्यम, तो हम कह देंगे सालतम। ठीक है, ऐसे जैसे मैं आगे लिखूं, हरो इति, तो ये क्या हो जाएगा, इधर लिखूं अधि हरि, इसका अर्थ होता है हरि में, और सादृश्यम का होता है सालतम या लताया सादृश्यम, यानी कि लता की तरह। ठीक, ऐसे में लिखूं गोपी इति, तो गोपी इति का क्या बनेगा, अधि गोपम, इसे क्या होता गोप में। ठीक है, ऐसे मैं लिख दूं कृष्णे इति, तो क्या हो जाएगा अधि कृष्णम। ठीक, ऐसे ही अगर मैं लिख दूं, ये हमारे चल रहे हैं विभक्ति के अर्थ में, ये जो चल रहा है ये विभक्ति के अर्थ में चल रहा है। ऐसे मैं लिख दूं नगरे इति, तो क्या हो जाएगा इसका अधिनगरम। ऐसे ही अगर मैं लिख दूं यहाँ पर, अब समीप के अर्थ की अगर बात करें तो जैसे लिखिए गंगाया, गंगाया समीपम, तो इसका क्या हो जाएगा उपगंगम। कैसे हुआ वो समझो, क्योंकि जो गंगाया है तो इसमें जो बड़ा आ रहा है तो इसका क्या हो जाएगा गंगम, क्या हो जाएगा गंगम। और ये जो समीपम है तो इसका अर्थ क्या होता है उपमाने समीप होता है। और ये जो गंगाया था
तो गंगायाम इसने स्टेटमेंट में क्या कहा है? इसने कहा है देखो कि अंत में दीर्घ स्वर हो तो हिरस्व करेंगे। तो ये कैसे बना? ये गंगाया जो है, तो गंगाया में क्या बनेगा? सॉरी, ये गंगाया है तो इसका क्या बनेगा? ये गंगय बनेगा, क्योंकि जो दीर्घ है उसे हम हिरस्व करेंगे। जैसे यहाँ पर हमने किया था, ये जो उपगंगा है तो इसका क्या करेंगे? उपगंग। तो उपगंग जब हमने बनाया, इस तरफ हमने जो बनाया उपगंग, उपगंगा का उपगम किया, फिर उपगंगम किया। अब ये जो है यहाँ पर चल रहा है विभक्तियाँ, तो उपगंगाया का जो हम बनाएंगे तो वो क्या बनेगा? वो गंगा बनेगा। जब गंगा बना तब, और इधर समीपम है, तो जो गंगा है इसका हम क्या करेंगे? गंग। अब ये गंग हो गया। फिर इसे क्या कह रहे हैं दूसरे स्टेट में कि अकारांत में माँ को जोड़ देंगे। तो अकारांत में माँ को जोड़ दो, क्योंकि ये अकारांत है, तो ये क्या हो गया? गंगम। और फिर इसने कहा, वो तो दूसरे उसका है जिसमें ना हो, तो ये जो स्टेप पे चली तो ये जो हो गया वो गंगम हो गया। तो ये जो गंगम है, और उपका क्या हो गया? समीपम। तो ये लास्ट हमारा क्या बना? तो गंगाया समीपम क्या बन जाएगा? उपगंगम। ठीक है, ये कैसे बना ये तो हमने समझ लिया कि गंगाया का क्या बनाया। तो गंगाया में हमने बनाया गंगा, क्योंकि ये तो हट जाएगा विभक्ति से, विभक्ति लोप हो जाएगा। फिर गंगा में इसने क्या कहा कि अगर दीर्घ है तो उसे हिरस्व करेंगे। तो ये दीर्घ है, इसमें बड़ा है, और ये क्या हो जाएगा? गंगम। और समीप का अर्थ होता है उप, तो ये क्या हो जाएगा? उपगंगम, यानी कि गंगा के समीप। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं आगे लिखूं नगरश से समीपम, तो क्या हो जाएगा? उपनगरम। उपनगरम। अब तो समझ ही रहे होगे कि हिरस्व करेंगे और फिर माँ चिपका देंगे। तो जैसे जो समीपम है तो नगर है, तो नगर में क्या है? नगर में हिरस्व आ है, और हिरस्व आ में क्या किया हमने? ये जो नगर है तो इसमें हिरस्व आ है, तो हिरस्व आ जब ऑलरेडी है तो हमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, सीधे माँ चिपका दो, नगरम हो गया। अब ये यहाँ पर नगरा होता तो हम इसके लिए नगर करते, फिर वहाँ पे हम माँ चिपकाते, फिर वहाँ से हम प्रक्रिया पूरी कर लेते। तो ये इस तरीक़ा से चलेंगे, यानी कि जैसे यहाँ पर ये यहाँ पर क्या था? गंगाया था, तो गंगा जो था तो उसके लिए हमने क्या किया? हिरस्व किया, तो क्या गंग बनेगा ना। अब ये जो गंग बना, गंगाया से यहाँ पर गंग बना। अब ये जो गंग बना, फिर गंग से हमने क्या? गंगम बनाया, तो वही प्रक्रिया। अब यहाँ पर ऑलरेडी नगर है, तो नगर क्या हम माँ जो है चिपका दें, तो क्या हो जाए? उपनगरम, यानी कि नगर के समीप। ठीक, ऐसे ही आगे देखो, कृशस् समीपम, कृष समीपम, तो क्या हो जाएगा? उपकृष्ण, उपकृष्णम हो जाएगा। उपकृष्णम यानी कि कृष्ण के समीप। ऐसे ही अगर मैं लिख दूं तटस्य समीपम, तो क्या हो जाएगा? उपतटम, उपतटम यानी कि किनारे के समीप। ऐसे ही ये कह रहा है कि रामस्य समीपम, तो क्या हो जाएगा? राम के समीप। ऐसे ही अगर मैं लिख दूं राधाया समीपम, तो क्या हो जाएगा? राम के समीप हो, रामस्य समीपम का क्या हो जाएगा? उपरामम होगा। ये तो मैंने सीधे अर्थ लिख दिया, राम के
समीप, और यहाँ पर हो जाएगा उपरामम, उपरामम, ठीक है, राम के समीप। ऐसे ही ये राधाया समीप, तो क्या हो जाए उपराधम, राधा के समीप। ऐसे ही अगर मैं लिख दूं यवना नाम वृद्धि, ये वृद्धि इसमें ऐसे लिखा जाता है संस्कृत में, तो क्या हो जाएगा दुर्य वनम। देखो यही वही कार्य होगा, यवना नाम, तो यवना का ये जो या है, तो यवना नाम है, तो यहाँ पे ये ऑलरेडी चल रहा है, तो इसका क्या बनेगा यवना, और यवना क्या बनेगा एवं, और एवं से क्या हो जाएगा, सॉरी, यवना का क्या बनेगा एवन, और एवन से क्या बनेगा एवनम, ठीक है। तो ये क्या हो जाए ये हो जाएगा दुर्वनम, यानी कि यवनों की दुर्गति, यवनों की दुर्गति। ऐसे ही मैं लिख दूं यहाँ पर भिक्षाणाम, वृद्धि, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा दुर्भिक्षणम, यानी कि भिक्षा का ना मिलना, सही। तो ये हमारे इस तरीक़ा से चलेंगे। ऐसे ही अगर मैं लिख दूं सका नाम वृद्धि, तो इसका क्या हो जाएगा दुसकम, यानी कि सकों की दुर्गति। ऐसे ही अगर मैं लिख दूं राक्षसा, राक्षसाणाम, ये राक्षसाणाम है, और वृद्धि, तो इसका क्या हो जाएगा दुरा राक्षसम, दुरा और सॉरी, ये हो जाएगा दुरा छ सम, दुराक्षसम, दुराक्षसम, हाँ सही है, दुराक्षसम, दुराक्षसम, यानी राक्षसों की अपनति। ऐसे हमारे हो जाएंगे। ऐसे मैं आगे देखो लिखूं कि हिमस्य अव्यय, तो ये क्या हो जाएगा अति हिमम, यानी हिम का नाश, हिम का नाश, ठीक है, हिम का नाश। ये जो हिमस्य है तो हिम है, और अव्यय यानी कि जो ना खर्च हो, तो उसका क्या हो जाएगा अति हिमम, यानी कि हिम का नाश। ऐसे में लिख दूं रोगस्य, अत्यय, अत्यय है ये, तो क्या हो जाएगा अत्यय का हो जाएगा अति रोगम, यानी कि रोग का नाश। हिमस अत्यय, ये सॉरी वा नहीं आ है, हिमस अत्यय यानी अति हिमम, ऐसी रोगस्य अत्यय, तो क्या हो जाएगा अति रोगम। ऐसे ही अगर मैं लिख दूं शीतस्य
अत्यय तो क्या हो जाएगा? अति शीतम, यानी का शीतलता का नाश। ऐसे ही अगर मैं लिख दूं धनस्य अत्यय तो क्या हो जाएगा? अति धनम, यानी कि धन का नाश। ऐसे ही अगर मैं लिख दूं कि ग्रीष्मस्य अत्यय तो क्या हो जाएगा? अति ग्रीष्मम, यानी कि ग्रीष्म का नाश, जो गर्मी होती है उसका। ऐसे मैं आगे लिख दूं हरि शब्दस्य प्रकाशः तो क्या हो जाएगा? इति हरि, और हरि शब्द जो है, हरि शब्द इसका हो जाएगा हरि शब्द का प्रकट होना। ठीक, ऐसे ही अगर आगे मैं लिख दूं कि विष्णु शब्दस्य प्रकाशा तो क्या हो जाएगा? इति विष्णु, इसका हो जाएगा इति विष्णु, और हो जाएगा विष्णु शब्द का प्रकट होना। ठीक है, ऐसे में लिख दूं राम शब्दस्य प्रकाशः तो क्या हो जाएगा? इति रामः, क्या हो जाएगा? राम शब्द का प्रकट होना। इस तरीक़ा से ये हमारे बन सकते हैं। अब कोई सा भी एग्जाम्पल हमारे सामने आ जाए तो हमें दिक्कत नहीं होगी। तो जैसे मैंने यहाँ पर लिखा अभी कि अव्ययी भाव समास, तो ये समझ लो कि अव्यय का अर्थ होता अमान्य नहीं, बेमाने, खर्चा नहीं, परिवर्तन। जिसमें शब्दों का कोई परिवर्तन नहीं होता है वो हमारे अव्ययी भाव समास कहलाते हैं। ये शब्दों में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। जैसे उपनदम तो उपमाने समीप, नदी माने नदी के, क्या हो जाएगा? नदी के समीप। ऐसे ही स्टेटमेंट से लिख के शब्द से पहले उपसर्ग लगाओ तो अव्यय करेंगे, समझ रहे हो? शब्द से पहले अगर उपसर्ग लगाओ तो उसे अव्यय करेंगे, और धातु से पहले उपसर्ग लगाओ तो उसे उपसर्ग करेंगे। और उपसर्ग को संस्कृत में प्रादि कहते हैं। इनकी संख्या 22 होती है। परिभाषा: जिस समास के पूर्व पद प्रथम पद प्रधान हो, अर्थ बताने वाला हो तथा अव्यय हो तो उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। फिर ये कह रहा है कि अव्ययी समस्त पद को बनाने के लिए 3 काम आवश्यक है। पहला, अंत में दीर्घ स्वर हो तो उसे हिरस्व करेंगे, तो जो दीर्घ स्वर है उसे हमने हिरस्व किया। अकारांत में माँ जोड़ेंगे, तो ये जो माँ है उसमें माँ जोड़ दिया। फिर ये कह रहा अकारांत से भिन्न स्वर आए तो उसे कुछ, तो उसमें कुछ नहीं जुड़ेगा होगा, कुछ नहीं जुड़ेगा क्योंकि विभक्ति का लोप हो जाता है। तो उपवधु से क्या होगा? उपवधु, यानी कि यहाँ पर ये क्या था? अकारांत है, अकारांत से ही तो भिन्न नहीं है, अकारांत तो है नहीं, उकारांत है, तो इसमें हम कुछ नहीं जोड़ेंगे। ठीक है, अब इसमें जो बताए हैं वो है हमारे एग्जाम्पल। तो अव्ययी भाव समास में सह के स्थान पर हम सा का आदेश करेंगे।
इस तरफ हमारे समस्त पद समास विग्रह चल रहा है, इस तरह हमारे समस्त पद चल रहे हैं कि लतायाम सादृश्यम यानी कि सालतम लता की तरह, हरव इति यानी कि अधि हरव हरि में, गोपी इति यानी कि अधि गोपम यानी गोप में, कृष्णो इति यानी कि अधि कृष्णम, नगरे इति यानी कि अधि नगरम, गंगाया समीपम यानी कि उपगंगा। नगरस्य समीपम क्या हो जाए, नगरम नगर के समीप, कृष्ण समीपम कृष्ण के समीप, उपकृष्णम ये बनेगा। तटस्थ समीपम यानी कि उपतटम और नदी के किनारे के समीप, और रामस्य समीपम तो उपरामम और राम के समीप। ऐसे ये लिखा है कि यमुना नाम हाँ राधाया समीपम तो राधा उपराधम राधा के समीप, यमुना नाम वृद्धि तो क्या हो जाएगा दुर्बनम, और यवनों की दुर्गति, भिक्षाणाम विरद्धि तो इसका क्या हो जाएगा दुर्भिक्षम भिक्षा का ना मिलना, सका नाम वृद्धि यानी कि दुखस्य कम तो क्या हो जाएगा शकों की दुर्गति। फिर है राक्षाणाम वृद्धि तो राक्षसों की अपनति। ऐसे ही इसने लिख दिया यहाँ पर कि हिमस्य अत्यय तो क्या हो जाए अति हिमम हिम का नाश, रोगस अत्यय तो क्या हो जाएगा रोगस अत्यय तो क्या हो जाएगा अति रोगम रोग का नाश, शीतस्य अत्यय तो क्या हो जाएगा अति शीतलम शीतल का नाश, धनस्य अत्यय यानी कि अति धनम धन का नाश, ग्रीष्मस्य अत्यय अति ग्रीष्म यानी कि ग्रीष्म का नाश। ऐसी है अति हरि शब्दस्य प्रकाशा तो क्या हो जाए इति हरि हरि शब्द का प्रकट होना, विष्णु शब्दस्य प्रकाशा इति तो क्या हो जाए इति विष्णु विष्णु शब्द का प्रकट होना, रामस्य शब्दस्य तो क्या हो जाएगा राम शब्दस्य प्रकाश तो क्या हो जाएगा इति रामा राम शब्द का प्रकट होना, राम यह है विष्णु शब्दस्य प्रकाशा, यह है राम शब्दस्य प्रकाशा। तो इस तरीक़ा से ये जो हमारे बनने वाले हैं ये अब व्यवहारिक समास हो जाएंगे। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे हम समास की श्रृंखला में नेक्स्ट अव्यय के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय जय।